आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का छठा लेसन देखने वाले हैं जिसका नाम है जनन। यह चैप्टर का काफी ज्यादा मतलब बच्चों का भी डिमांड रहता है, लेकिन हर एक टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते कि कोई क्योंकि इसको गलत सेंस से देखते हैं, लेकिन यह गलत बात है। इसको बता रहा है ये जो है चैप्टर जनन चैप्टर, इसे मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनते हैं। अच्छा चैप्टर है, चलिए इसको शुरू करते हैं। जनन, इसी को दूसरा नाम है प्रजनन। प्रजनन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं इसको? रिप्रोडक्शन। जनन या प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। चलिए आप रिप्रोडक्शन कहते किसे है यानी जनन कहते किसे है तो वो समझते हैं। चलिए अब देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस शब्द को तोड़े रिप्रोडक्शन को तो दो शब्द में टूटेंगे। री अलग हो जाएगा और प्रोडक्शन अलग हो जाएगा। प्रोडक्शन, री अलग हो गया और प्रोडक्शन अलग हो गया। री मतलब होता है दोबारा, री मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन करना। उत्पादन करना, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। री मतलब होता है फिर से या दोबारा, दोबारा या फिर से। तो मानव दोबारा क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, यानी अपने जैसे संतान को दोबारा उत्पादन करते हैं। एक मानव हुआ, मानव फिर अपने जैसे संतान को दोबारा उत्पादन करते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने जैसे संतान की, कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो इसको कहते हैं जनन। इससे याद रखेगा, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। तो मानव अपने ही जैसे संतान को फिर से जो उत्पादन करते हैं उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए इस क्लास में जो है आप लोग को मानव में और फूल में, मानव और पेड़ पौधा के रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, दोनों में। तो इसमें ज्यादा समय लग जाएगा वीडियो में, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ये एग्जाम के व्यू से काफी अच्छा चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें जनन कितने प्रकार के होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होता है। पहला होते हैं अलैंगिक। पहला क्या लिखे है? अलैंगिक। अलैंगिक। और दूसरा होता है लैंगिक। पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। दूसरा लिखे है लैंगिक। पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अब देखिए अलैंगिक क्या है? तो वैसे जनन जिसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीव से हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। क्या कहते हैं? अलैंगिक। जैसे अलैंगिक में भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विखंडन। क्या होते हैं? विखंडन। विखंडन किसमें होते हैं? तो अमीबा में। अमीबा में जनन की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो आप लोग कहिएगा विखंडन। यहाँ पे देखिए या द्विखंडन भी होता है। अमीबा में जनन की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो विखंडन। इसमें क्या होता है? अमीबा पहले एक रहता है, अमीबा का तो कोई आकार निश्चित नहीं है। उसके बाद ये क्या होते हैं? धीरे धीरे टूटना शुरू होते हैं ऐसे, और इसका जो केंद्रक होता है बीच में न्यूक्लियस, वो भी दो भाग में बढ़ते हैं और आगे चल के यह दो अमीबा बन जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विखंडन। एक होते हैं मुकुलन। एक क्या होते हैं? मुकुलन। एक क्या होते हैं? मुकुलन। यह पाए जाते हैं हाइड्रा में। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में। मुकुलन की प्रक्रिया किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में पाए जाते हैं। अब मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में कैसे पाए जाते हैं तो समझिए हाइड्रा में कैसे होते हैं। तो ये हाइड्रा का चित्र है, ये है हाइड्रा का चित्र, ये हुआ हाइड्रा का चित्र। अब ये जो हाइड्रा है ना, इसमें क्या होता है? ये हाइड्रा है, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे अमीबा भी सूक्ष्म जीव है, हाइड्रा भी सूक्ष्म जीव है। इस हाइड्रा में क्या होता है? इसका जो देह है ना, यहाँ से एक हाइड्रा बनना शुरू होता है। यहाँ से क्या होंगे? एक हाइड्रा बनना शुरू हो जाएंगे, और आगे चल के क्या होगा? इसका जो देह से हाइड्रा बना था वो हाइड्रा टूट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? इससे टूट जाएंगे। इसके देह से जो हाइड्रा बना है वो क्या हो जाएंगे? आगे चल के अलग ही टूट जाएंगे इसमें से। यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रा बन गया टूट कर। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं
मुकुलन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मुकुलन। जिसमें कोई भी जीव की उत्पत्ति उसी जीव के शरीर से ही हो जाती है, शरीर के ऊपरी भाग से हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन। अब विखंडित होकर होता है या द्विखंडन हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? द्विखंडन। एक होता है बहुखंडन, मतलब बहुते खंडित हो जाएंगे तो उसको बहुखंडन बोलेंगे। जैसे दो में बटा है तो द्विखंडन या विखंडन बोले। बहुते में बट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बहुखंडन। क्या बोलेंगे उसको? बहुखंडन। अब एक होता है कायिक। एक क्या होते हैं? कायिक। कायिक पाए जाते हैं आलू में। किसमें पाए जाते हैं? आलू, अदरक, इस समय क्या पाए जाते हैं? कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होते हैं? तो आलू में पाए जाते हैं। आप लोग आलू में देखिएगा आंख निकल आते हैं, उसको आंख बोलते हैं। आलू का अगर आप लोग चित्र देखिएगा तो उसमें क्या होता है? जैसे आंख निकल आता है, ठीक है, आंख निकल आता है। जो आलू में आंख निकल आता है इसी को बोलते हैं ये जनन की प्रक्रिया करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? आलू रोपने के समय इसको ऐसे काट लिया जाता है, इस सबको काट लिया जाता है, इसको पेड़ जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे वह जनन की प्रक्रिया करके क्या करते हैं? आलू बना लेते हैं। तो आलू में जनन की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? कायिक जनन। अमीबा में विखंडन, ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में क्या होते हैं? मुकुलन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक होता है आपको ईस्ट, हाँ ईस्ट यहीं पे लिख देते हैं। ईस्ट में क्या होते हैं? मुकुलन होते हैं। हाइड्रा में भी क्या होते हैं? मुकुलन होते हैं। तो ये सब जो बोले हैं ये आपको क्वेश्चन पूछे हुए, तो इतना आप लोग को बताया है। अलैंगिक में, अलैंगिक में क्या होते हैं? तो एक ही लिंग से जनन की प्रक्रिया होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब आते हैं लैंगिक में। अब कहाँ आते हैं? लैंगिक में। लैंगिक में दो लिंग की आवश्यकता होती है। एक होते हैं पुल्लिंग और एक होते हैं स्त्रीलिंग। एक होते हैं पुल्लिंग और एक होते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी एक पुल्लिंग रहेंगे एक स्त्रीलिंग रहेंगे। ऐसा किस में होते हैं? तो मानव हो गया, जितना भी जानवर सब उसमें होगा। पेड़ पौधा में भी यही हाल होते हैं, पेड़ में कोई में अलग भी होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पेड़ में जनन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मानव की जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से पहले मानव को ही देख लेते हैं, ताकि पेड़ को देखने में फिर आसानी पड़ेगा। पेड़ कनका रहता है, मानव का थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो चलिए पहले हम पेड़ को ही, मानव को ही निपटा देते हैं। अब देखिए, मानव में एक हो गए पुल्लिंग और एक हो गए स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का कोई ना कोई जनन अंग होंगे और स्त्रीलिंग का भी कोई ना कोई जनन अंग होंगे। तो चलिए पहले हम लोग पुल्लिंग का पूरी तरह से जनन अंग समझ लेते हैं, फिर स्त्रीलिंग का समझेंगे। तो चलिए अब पुल्लिंग का बनाते हैं, इसको मिटाकर। पुल्लिंग का जनन। अब देखते हैं पुल्लिंग का जनन। तो पुल्लिंग में सबसे मेन मुख्य जो रोल निभाते हैं वो होते हैं शीश। कौन होते हैं? शीश। इसका नाम क्या है? शीश। क्या होते हैं ये? शीश। पुरुष में मेन जननांग कौन होते हैं? शीश। अब होता क्या है शीश में? तो यहाँ पे एक रास्ता होता है, इसी रास्ते से पेशाब भी आते हैं। इसी रास्ते से क्या आते हैं? पेशाब भी आते हैं। और इसी से आते हैं आपका शुक्राणु। शुक्राणु, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसी से क्या आते हैं? शुक्राणु भी आते हैं। अब समझिए, इससे पेशाब आते हैं और इसके नीचे जो है कुछ चमड़ा का भाग होते हैं। यहाँ पे 2 अंडा और यहाँ एक चमड़ा से घिरे रहते हैं। अब समझिए, ये जो अंडा है इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं इसको? वृषण। क्या कह देते हैं? वृषण। अंडा को क्या बोलते हैं? वृषण। अब ये जो वृषण है ना, इसका क्या झमेला है? तो ये कम तापमान चाहते हैं। वृषण के तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस से कम। याद रखिएगा, वृषण का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री। मानव के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। इसलिए इसको शरीर में न रख दिया गया, इसलिए कहा गया चल तू बाहर रह। इसलिए इसको एक पतली थैली में स्टेशन के नीचे लटका दिया गया है। इसलिए जो है हम लोग लड़का सबका जो है वो वृषण बाहर रहते हैं, क्योंकि इसको 37 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए। बहुत कम तापमान, जितना कम रहेगा ये उतना अच्छा काम कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। इसलिए इसको बाहर रख दिया गया। अब बाहर रख दिया वो तो ठीक है, देखिए मारपीट लड़का सब बहुत ज्यादा करता है। अब कोई मार दिया इस पे धाई सीना तो ये क्या हो जाएंगे? वृषण पे बहुत भयंकर चोट लगते हैं। एक बार चोट लगा तो बहुत फूल भी जाते हैं किसी किसी का। अब फूल जाएगा तो घायला बन जाएगा, वो अलग झमेला हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए, वृषण को सुरक्षा देने के लिए बाहर से एक परत होते हैं, इसे बोलते हैं अधिवृषण। क्या कहे जाते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण। तो वृषण किससे घिरे होते हैं? तो अधिवृषण से। वृषण किससे घिरे होते हैं?
अधिवृषण से। वृषण किससे घिरे होते हैं? अधिवृषण से। यहाँ तक में हमें उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करें वृषण का काम क्या है, तो इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण करना। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अब देखिए यहाँ से एक नस गया रहता है, इस नस को कहते हैं वैस। क्या कहते हैं? वैस। इस नस को क्या कहा जाता है? वैस। नस को क्या कहते हैं? वैस नलिका। वैस नलिका। नस को क्या कहा जाता है? वैस नलिका। वैसे नस जिससे शुक्राणु जाते हैं उस नस को क्या कहते हैं? वैस नलिका। अब इस वैस नलिका से क्या होता है, जहाँ से पेशाब वाला रास्ता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। आप लोग जो फर्स्ट लेसन पढ़े होइएगा तो उसमें बताए थे खाना का प्रोसेस अलग है और सांस लेने का प्रोसेस अलग है, इसलिए दोनों के बीच में एक पुलिस रहता है जिसको कहे थे इपिग्लोटिस। उसी प्रकार यहाँ पर भी होते हैं जो रोक सके। तो जब आप पेशाब करिएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, जब स्पर्म आएगा तो पेशाब नहीं आएगा, यानी दोनों में से कोनो एक ही चीज निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक रोकने वाला होता है, जो ग्रंथि होते हैं उसको कहते हैं फॉलोपियन ग्रंथि। क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब हो गया। एक मिनट, ब्रेस्टेड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोली जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करते हैं, तो इसको रोक के रखते हैं कि जब स्पर्म आएंगे तो पेशाब नहीं, पेशाब आएंगे तो स्पर्म नहीं, यानी शुक्राणु नहीं, इसको शुक्राणु के स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। अभी दोनों को रोक के काम करते हैं। इन कई बच्चे क्या करते हैं, बचपन में ही इसका दुरुपयोग कर देते हैं, मतलब जानबूझकर बिना संभोग की मतलब उत्तेजना करते, उसकी अभिलाषा करके अपने शुक्राणु को बाहर निकाल देते हैं, जिस कारण से उसका जो फ्लोपियन बोल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो खराब हो जाते हैं, वो काम करना एकदम स्लो कर देता है। इसलिए जिस कारण से अगर ऐसा बहुत बार हो गया तो ये जो भुलाइए जाते नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है वो खराब हो जाएंगे और आपको जो है सोते हुए में भी आपका स्पर्म बाहर आ जाएंगे, जिसे नाइट फॉल या शीघ्र या रात्रि दोष कहे जाते हैं। नाइट फॉल या रात्रि दोष कहे जाते हैं, जिसमें लड़का का जो है सोते वक्त है सोए रहता है, तभी रात में ही निकल जाते हैं। तो ये इसी सब के कारण होते हैं। ये सब काफी गंभीर समस्या है। ये सब ऐसा कोई भी अगर बीमारी हो तो इसको शर्माना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द इलाज कराइएगा, उतना बेहतर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है तो इससे बचना चाहिए। इसलिए ऐसा बहुत चीज होते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। इसमें इसका जो कोशिका रहते हैं, इनका वो कोशिका दूसरे किसी चीज का बना रहता है, मतलब उसका कोशिका अलग रहते हैं, जो अपने हाइट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसलिए जब उत्तेजना बढ़ती है तो हाइट बढ़ता है, वैसे ही घट जाता है। तो इसका हाइट जो है बड़ा छोटा होता रहता है, इसका साइज। अब कॉन्सेप्ट समझिए, संभोग के दौरान बड़ा हो जाते हैं, वैसे वर्णी छोटा हो जाते हैं। अब होता क्या है, इसको कंट्रोल करने वाला होता है हाइपोथैलेमस। कौन होते हैं? हाइपोथैलेमस। याद कीजिए, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि थे। तो हाइपोथैलेमस और दिमाग के भी चर्चा किए थे, तो उसमें भी आए थे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई किसी अच्छा लड़की को देखा बॉस, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाते हैं और इस सब चीज को एक्टिव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। ये किसके कारण होता है, तो आपका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होते हैं लहसुन और प्याज खाने से। इसलिए आप लहसुन प्याज का सेवन कम कीजिए, तो आपके हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होंगे, फिर आप चक्कर पकड़ कम करेंगे और आसानी से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये था इसकी प्रोसेस। और आगे बढ़ते हैं। तो ये बीमारी जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का बीमारी प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया तो इसको कौन सा बीमारी कहते हैं? प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। कैंसर का बीमारी तो समझते नहीं है, इसलिए अगर हो गया तो फिर बचना तो नामुमकिन है। इसलिए ऐसे कोई भी समस्या हो तो इसकी जांच करानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो अब देखिए, लड़का में जो वृषण यानी शुक्राणु बनने की प्रोसेस होती है वो लगभग 12 वर्ष की उम्र से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 12 वर्ष की उम्र से शुरू। कब से होते हैं? 12 वर्ष के उम्र में लड़का का बनना शुरू होता है। उससे पहले जो है एकदम एक कोई मतलब नहीं, एकदम बराबर रहते हैं, एकदम खेलता कूदता है। जब 12 वर्ष एकदम चक्कर पकड़ करना शुरू होता है, खचराई उचराई करना शुरू हो जाता है, तो ये सब हो जाते हैं। तो ये अलग बात है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये शुक्राणु, और शुक्राणु के साथ यहाँ पे एक और चीज बनते हैं जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है, क्या है भुला रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो शुक्राणु और क्या निर्माण होता है? टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन। ये जो है पुरुष में बल को बढ़ाता है। पुरुष में किसको बढ़ाता है? बल को बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन या पेशाब के साथ भी ये जो टेस्टोस्टेरोन निकल जाता है, इसलिए जो जहाँ पे पेशाब कर देते हैं वहां पे का जो होता है गंध करने लगता है पेशाब। किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। कुत्ता के पेशाब में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इसलिए उसका पेशाब ज्यादा गंध करता है, लेकिन मानव उसको सूंघ नहीं सकता, लेकिन दूसरा कुत्ता सूंघ लेता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोई कुत्ता किसी के गाड़ी पे मुंह देता है, मतलब पेशाब कर दिया, अब वो गाड़ी लेके गया दूसर एरिया में, तो दूसर कुत्ता सब सूंघ लेता है कि लगता है उसको दूसर कुत्ता आ गया, बस इसलिए वो गाड़ी वाला को दौड़ा देता है। उसको पता नहीं कि कोई कुत्ता उसके गाड़ी पे पेशाब कर दिया, यानी टॉयलेट कर दिया। समझ में कि नहीं? तो ये सब प्रोसेस होते हैं। तो ये था पुरुष का, ये किसके थे? पुरुष का। तो ये दो लिंग बाहर क्यों रहते हैं दोनों अंडा? तो इसको कम तापमान चाहिए, इसलिए ये दोनों बाहर रहते हैं। तो ये था पुरुष का फाउंडेशन। अब देखते हैं स्त्रियों में, यानी नर में, मादा में। मादा का जनना पूरा को कहते हैं, इस तरह बनता है इस पूरा को कहा जाता है योनि। क्या कहते हैं इसको? योनि। क्या कहा जाते हैं? योनि। और जहां से यह मार्ग शुरू होते हैं इसको बोलते हैं योनि मार्ग। क्या बोलते हैं? योनि मार्ग। क्या कहा जाते हैं? योनि मार्ग। इसके अंदर भी दो अंडे होते हैं, यहाँ पे ये है, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहा जाता है? अंडाशय। क्या कहे जाते हैं? अंडाशय। लड़का में था ब्रेसन, इसमें क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। इसमें भी दो है, एक इधर है और एक इधर है। इसमें क्या होता है? अंडाशय में इसका जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है। पहले समझिए, मानव में, लड़का में क्या था? बाहर थे। लड़का में कहाँ थे? बाहर थे। तो बाहर होने क्यों थे? तो इसका तापमान जो है कम की आवश्यकता थी, इसलिए लड़का में बाहर थे। लेकिन लड़की में जो है इसके तापमान से कोई मतलब नहीं, कहता हम सब सह लेंगे, इसलिए इसको कहाँ रख दिया गया है? अंदर रख दिया गया है। इसको कहाँ रख दिया गया? अंडाशय को अंदर रख दिया गया है। और ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक मार्ग दिख रहा होगा। तो ये जो मार्ग है ना, यहाँ पे ये जो रास्ता है, इसको कहते हैं फॉलोपियन नलिका। फॉलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं इसको? फॉलोपियन नलिका। क्या कहे जाते हैं? फॉलोपियन नलिका। और जब कोई बच्चा बनते हैं तो यहीं पे रहते हैं, इसको कहते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या कहे जाते हैं? गर्भाशय। क्या कहे जाते हैं? गर्भाशय। और ये जो है योनि मार्ग या ग्रीवा भी कहा जाता है। कोनो कोनो किताब में क्या लिखते हैं? ग्रीवा लिखते हैं, यानी इसको ग्रीवा भी कहे जाते हैं। इंग्लिश में इसको वेजाइना बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अब यहाँ तक में तो ये तो बात हो गया अंग का नाम हो। ये क्या हुआ? अंग का नाम। अब कुछ प्रोसेस समझते हैं। तो ये जो अंडाशय है ना, ये एक ग्रंथि निकालते हैं। अंडाशय क्या निकालते हैं? एक ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? भूल गए, एक मिनट रुकिए। अंडाशय क्या निकालते हैं? अंडाणु। हाँ, अंडाणु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंडाणु। अंडाशय से क्या निकालते हैं? तो अंडाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं इसमें से? अंडाणु। अंडाणु। अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते। याद रखिएगा, ये है अंडाशय, और अंडाशय से क्या निकलते हैं? अंडाणु निकलते हैं। लेकिन देखिए कंसेप्ट, 28 दिन ये अंडाणु बनाते हैं और 28 दिन ये अंडाणु बनाते हैं, फिर 28 दिन ये बनाएंगे, फिर 28 दिन ये बनाएंगे, फिर 28 दिन ये बनाएंगे, फिर 28 दिन ये बनाएंगे। अब उस बीच होता क्या है कि लड़की में जो, लड़का में जो शुक्राणु बनता है वो कभी तक रह सकता है, जीवन भर रह सकते हैं, उसको नहीं निकालेंगे तो चलेगा। लेकिन लड़की में यह प्रोसेस नहीं है। तो ये जो अंडाणु है ना, 28 दिन बाद खराब हो जाते हैं, जिस कारण से ये क्या है कि खराब होकर इस रास्ते से निकलने लगते हैं, और इसी को बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड कहे जाते हैं। ये खराब होकर क्या होते हैं? लड़कियों में निकलने शुरू। क्या हो गया? क्या हुआ? तो ये क्या होता है? लड़कियों में निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। इस दौरान मतलब काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दर्द वगैरह, खून उन सब आने लगते हैं। तो इसके लिए एक पैड आता है जो बाहर से लगा दिया जाता है, वो चिपचिपा पदार्थ को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो वो लोग, लड़की लोग इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे, ज्यादा जानते होंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है 28 दिन पे, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। अब ये प्रोसेस
किसी किसी में 14 ही दिन पे होना शुरू हो जाता होगा, किसी पे राइट 28 दिन पे होता होगा, किसी 30 दिन, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकते हैं लड़की में। तो ये लेकिन जो ये है, ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोलचाल के भाषा में जो लड़की लोग उपयोग करते हैं उसको पीरियड बोलते हैं, या इसको जो है साइंस के भाषा में कहे इसको कहते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, रजोधर्म, रजोधर्म, ये इसका नाम है, मासिक चक्र या रजोधर्म इसको कहे जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये प्रोसेस एक बार इससे निकल गया, अब इससे जब पूरा साफ हो जाएंगे ना, तब क्या है ये बनाना शुरू करेंगे। ये बनाएंगे 28 दिन हो जाएंगे तो ये भी निकाल देंगे, तब वो बनाएंगे। तो जिस कारण से लड़कियों में ज्यादा इससे दर्द की सामना करनी पड़ती है। लेकिन किस कारण से, तो 28 दिन ये अंडा से एक्टिव होते हैं, 28 दिन ये अंडा से एक्टिव होते हैं। अब मान लीजिए एक्टिव है और जनन की प्रक्रिया हुई, तो इसका जो अंडाशय से जो अंडाणु निकलेंगे वो और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं। तो इसकी प्रोसेस हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। ये जो अंडाशय है इससे जो निकलते हैं शुक्राणु बोले अंडाणु, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। जो 28 दिन पे, 14 दिन पे, 17 दिन पे ये चलते हैं, कम से कम 3 से 8 दिन तक रहते ही है। कितने दिन रहते हैं, तो 3 से 8 दिन तक रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो अंडाणु बनते हैं, अब इससे जो अंडाणु बनते हैं वो किस प्रकार होते हैं, एकदम गोल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। क्या बोलते हैं इसको, अंडाणु। अगर बात करें शुक्राणु का, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है और इसके आगे ऐसे मुंह होता है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं इसको, शुक्राणु। शुक्राणु के पीछे का जो पूंछ है इसको बोलते हैं पूंछ। इसको क्या बोलते हैं, पूंछ, पूंछ। और इसको बोलते हैं शीर्ष यानी मुंह, शीर्ष यानी मुंह। और ये हो गया पूरा अंडाणु का शरीर। अब देखिए ये पूंछ है ना, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। 9th में पढ़े हुएगा कोशिका चैप्टर में, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं। तो ये ज्यादा ऊर्जा बना के इसको ये ऊपर नीचा होता है ना, तो इसमें गति करते हैं। तो शुक्राणु क्या करते हैं, गति करते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन अंडाणु गति नहीं करते हैं, अंडाणु गति नहीं करते, लेकिन शुक्राणु गति करते हैं। तो लड़का का जो शुक्राणु होते हैं वो यहाँ पे आके दोनों आपस में मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, संतान की उत्पत्ति होते हैं। अब कैसे मिलते हैं, तो ये जब जो सबसे पहले आया लड़का के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो 7 ml बनते हैं। कितना बनते हैं, 7 ml अप्रॉक्स माना गया है। कितने बनते हैं, 7 ml। जिसमें अगर हम संख्या में बात करें तो बहुत संख्या में होता है, 10 लाख 20 लाख मान लीजिए, 20 लाख संख्या में शुक्राणु एक साथ निकलते हैं। अब उसमें से कोनो एगो जाके मिलेंगे, उसमें से कौन मिलेंगे, कोनो एगो जाके मिलेंगे। अब एगो जाके मिलेंगे, जो पहले जाके मिला वो बनेंगे। लड़की में पहले से XX इसका जो अंडा होते हैं क्या होते हैं, XX होते हैं। लड़का में 2 रंग के शुक्राणु आता है, कोई X होंगे तो कोई है जो है Y होंगे, कोई क्या होंगे, Y होंगे। कोई X होंगे तो कोई Y होंगे। अगर X जाके मिल गए, अगर X जाके मिल गया तो पहले से यहाँ पे एगो X था और एगो X और मिल गया, और XX जो है लड़की को बताते हैं। किसको बताते हैं, लड़की को। तो जो संतान होंगे वो लड़की होंगे। अगर ये Y जाके मिल गया, यहाँ पे X था तो XY मिलने पे जो है लड़का होता है, XY मिलने पे क्या होते हैं, लड़का होते हैं। तो XY मिलने पे क्या बनेंगे, लड़का बनेंगे। इसका मतलब है कि जो माँ होते हैं उसके अंदर तो XX है, ये तो फिक्स है। लेकिन जो लड़का होते हैं उसके अंदर XY है, मतलब उसका संतान बेटा होंगे या बेटी होंगे वो किस पे निर्भर करते हैं, तो संतान के पिता पे निर्भर करते हैं, न कि माता पर। जो संतान होंगे वो बेटा होंगे या बेटी होंगे वो किस पे निर्भर करते हैं, तो पिता पे निर्भर करते हैं, न कि माता पर। तो इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब ये प्रोसेस जब हो जाते हैं इसी को कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं इसको, निषेचन। अब चलिए इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं थोड़ा। ये समझ में आ गया होगा, लड़का के अंदर शुक्राणु कितना बनता है, 7 में। लड़के की ज्यादा प्रोसेस नहीं है, अब ये समझना सब लड़के में झमेला है। अब देखिए फिर से बनाते हैं, हो गया। अब यहाँ पे था अंडाशय, इससे निकलता है अंडाणु, ये था फ्लोपियन नलिका। देखिए ये जो है ना अंडाणु यहाँ तक आते हैं, फ्लोपियन नलिका तक। ये जो शुक्राणु पूरे एकदम तैरते हुए यहाँ तक आते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं,
इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होते हैं? निषेचन। निषेचन की क्या लिखा गया? निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होते हैं? तो आप कहिएगा निषेचन की प्रक्रिया होती है फलोपियन नलिका में। कहाँ होते हैं? फलोपियन नलिका में। आप एक्स एक्स मिला तो लड़का बनेंगे, एक्स वाई मिल गया तो लड़की बनेंगे। आप कंसेप्ट समझिए, ये था अंडाणु, ये था शुक्राणु। अगर एक्स वाई मिला तो बनेंगे लड़का, वो सब कंसेप्ट हो गया। जो पहले पहुंचा उस हिसाब से बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 शुक्राणु एक टाइम पे पहुंचते हैं। 2 शुक्राणु क्या होते हैं? एक टाइम पे पहुंचते हैं। अब दोनों जब एक के टाइम पे पहुंच गया तो दोनों कहेगा बनाओ, एगो हमरो बनाओ, कहेगा एगो हमरो बनाओ। अब जब दोनों एक साथ बनेंगे तो पता दोनों शुक्राणु अलग अलग न गए हैं, तो या मान लो एगो लड़का का होगा, एगो लड़की होगा, या दोनों लड़की होंगे या दोनों लड़का होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ भी होंगे लेकिन 2 होंगे। अब दोनों का मुंह बताओ अलग अलग होगा या एक समान होगा? तो आप कहेगा शुक्राणु बेटा होगा या बेटी होगी तो पिता पे निर्भर करता है। अब पिता का कितने शुक्राणु गए? 2 गए हैं। तो जो दोनों जो धिया पुता होंगे दोनों का मुंह मैच नहीं करेंगे। दोनों का मुंह मैच क्या होंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्राणु जो क्या हुए हैं? अलग अलग गए। दोनों क्या हुए? अलग अलग गए हैं। दोनों एक साथ गए लेकिन दोनों अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग मुंह रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो अंडाणु है ना, 2 एक साथ रहता है। 2 अंडाणु एक तरह सटल रहता है और शुक्राणु गया एगो। क्या हो गया? एगो। एक के साथ जब घुसता है ना तो दोनों के लिए बराबर हो जाते हैं, दोनों में चले जाते हैं। एक साथ दोनों सटल था, कहाँ चले गए? दोनों में। अब इधरो चल गया, इधरो चल गया। अब इसको भी कहेगा बनाओ और इसको भी कहेगा बनाओ। अब दोनों में के गुना गया है, तो ओई में जैसन बनाएगा वैसने अहू में बनाए। इसलिए कभी कभी क्या होता है, दोनों एक के रंग के पैदा हो जाता है। क्यों? तो अंडाणु 2 मिला था, शुक्राणु 1 मिला था। ये ना एगो जाके दोनों में बनाया है। अब दोनों में बना दिया, तब ले दोनों का एक रंग मुंह रहेगा। जो पहले हुआ उसको बड़का कहेंगे, जो बाद में हुआ उसको छोटका कहेंगे। यही प्रोसेस होता है। अब ये तो फिर से या तो दोनों बेटे होंगे या दोनों बेटे होंगे, बेटिए होंगे तो बेटी होंगे तो बड़की छोटकी, या बेटा होंगे तो बड़का छोटका, कुछ नाम रख देंगे। तो ये प्रोसेस हो जाते हैं। दोनों का मुंह भी सेम रहेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में मुंह सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि कई गो शुक्राणु गए हैं? 2 शुक्राणु गए हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हो गया निषेचन की क्रिया। अब जो है, अब भ्रूण बनेंगे। अब क्या बनेंगे? भ्रूण बनेंगे। बच्चा तैयार होंगे, भ्रूण बनेंगे, भ्रूण। अब धीरे धीरे क्या होंगे? भ्रूण बनेंगे। और सबसे पहले जो है दिल बनता है। सबसे पहले क्या बनते हैं? दिल। कोई भी बच्चा का सबसे पहले क्या बनते हैं? दिल बनते हैं। सबसे पहले दिल बनते हैं और दिल बन के धड़कना शुरू हो जाते हैं। दिल बन के क्या होते हैं? धड़कना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बना गर्भाशय में दिल, और दिल बन के क्या हुआ? धड़कना शुरू हो गया। तो जिसके कारण शरीर में काफी ज्यादा जो है अजीब होने लगता है, उल्टी उल्टी होने लगता है। इसका मतलब है कि प्रोसेस शुरू हो गया है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या बनते हैं? दिल बनते हैं। अब कभी भी आपको जब कट उठ जाएंगे, हाथ जब कट उठ जाते हैं, कहीं पर कुछ हो जाते हैं, तो अम्ल खाने से, यानी जो विटामिन सी युक्त कोई भी चीज होते हैं, अगर आप उसकी सेवन करते हैं तो जल्दी कोशिका विभाजन करते हैं। तो विटामिन सी जो होते हैं कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। विटामिन सी क्या होते हैं? कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। और जब कोई भी संतान बनते हैं तो उसका मतलब कोशिका विभाजन हो रहा है, तो उसमें भी सहायक होंगे कि नहीं? अब विटामिन सी क्या होते हैं? तो आप कहिएगा खट्टा होते हैं। इसलिए उस दौरान क्या खाने का मन करते होंगे? खट्टा खाने के मन करते हैं। लेकिन अगर उसमें खट्टा खिला दिया जाए तो ज्यादा कोशिका विभाजन होंगे। अगर दिले में ज्यादा कोशिका विभाजन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। अब दिल के बात है, में कौन को टच उठ हो गया तो आदमी मर जाते हैं, तन को तो धड़कन रुका तो आदमी मर जाते हैं। इसलिए खट्टा नहीं खिलाए जाते हैं, लेकिन खाने का मन होता रहता है, तो इसलिए खिलाए नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन पूरा बात नहीं बोल रहे क्योंकि इसको सब क्लास वाला देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब बनने शुरू होंगे धीरे धीरे। यह प्रोसेस 9 महीना के चलते हैं और उसके बाद जो है एक संतान बन जाते हैं। एक क्या हो जाते हैं? संतान बन जाते हैं। तब तक वो भ्रूण कहलाते हैं। जब जन्म ले लेते हैं, जब वो बाहर आ जाते हैं तो उसको कहते हैं बउआ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बउआ, यानी क्या बोलते हैं उसको? बालक, बेबी, बच्चा। हाँ, बच्चा बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक जब तक भ्रूण है, जब तक पेट में है, वो क्या कहलाएंगे? भ्रूण नहीं कहलाते हैं। आप देखिए सब प्रक्रिया हो गया, अब बनना शुरू होगा। कितना समय लगेगा?
9 महीना। लेकिन होता क्या है, कोई कोई महिला तब से सॉब करा लेते हैं, पहले ही जाके डॉक्टर के पास और एक मशीन से चेक करवा लेते हैं कि पेट में पल रहे बच्चा बेटा है या बेटी है। उस मशीन को कहते हैं, वो एक साउंड छोड़ते हैं अल्ट्रासाउंड। कैसा साउंड छोड़ते हैं? अल्ट्रासाउंड। उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं। क्या कराने गए हैं? अल्ट्रासाउंड। और वो बता देते हैं बेटा है या बेटी है। इसका बहुत पैसा ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं? वो बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो ये सही बात नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। इसको चेक कराने से बहुत लोग क्या करते हैं, बेटा है तो ठीक है, नहीं तो बेटी रहते तो दवाई खा के उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो बेटी के लोग नहीं चाहते क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन बेटा है तो सब एकदम सहूलियत मनाता, दहेज मिलेगा, फलना होगा, चिलना होगा। लेकिन बेटा बेटी को कोई नहीं चाहता है। इसलिए सरकार ने यह पॉलिसी लगाया है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करके यह पता लगाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएंगे। लेकिन फिर भी तो सब कोई पैसा देकर करवा ही लेते हैं, तो ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना शुरू हो गए। अब देखिए ये है, अब इसमें बना है बउआ। इसमें क्या है? बउआ है। ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अब इस प्रकार से इसके नाभि जो है ना, यहाँ से एक पाइप फैल रहता है नाभि से, और ये माँ के पेट से जुटल रहता है। उसकी माँ जो खाना खाएंगे वो खाना कहाँ चले आएंगे? बउआ भी खाएंगे। वो खाना कौन खा लेंगे पेट में? बउआ भी खा लेंगे। अब ढुनढुनमा खाएंगे। अब अंदर खाते रहते हैं, तो इसलिए उसका भोजन भी मिल रहा है। इसलिए उस समय दाल उल भी आगे चल के खाना पड़ता है। तो अब ये खाए, तो इसलिए देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाभि के सामने को बड़का आपको रस्सी दिखता होगा बांधा हुआ, वो क्या रहते हैं, तो उसको उस समय भोजन जाने का प्रक्रिया उसी से होता है। अब देखिए जब जितना ये बड़ा होते हैं ना, ये अपना पैर उठ भजाना शुरू करता है। ये अपना पैर उठ क्या करता है? भजाना शुरू करेगा इसके अंदर। ये जो बाहर से देख रहा है सुरक्षा कवर, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। कोई भी भ्रूण की सुरक्षा किस कवच के द्वारा किए जाते हैं, मतलब किस थैली के द्वारा? तो प्लेसेंटा के द्वारा। अब इसके द्वारा सुरक्षा है कि पैर उठ भजाना शुरू करते हैं, जिस कारण से उसको माँ को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं। अब जब आता है इसको होने की मतलब बाहर निकलने का, तो उस दौरान क्या होते हैं, अगर इसका पैर सबसे पहले बाहर आया तो कहते हैं बच्चा उल्टा पैदा हो गया। कैसे हो गया? उल्टा हो गया, यानी पैर बाहर नहीं आनी चाहिए। इसलिए पहले आना चाहिए मुंह, ताकि सांस भी चलना चाहिए। तो मुंह आने के लिए क्या किया जाएगा? ये उसको घुमाया जाएगा। इसमें क्या किए जाएंगे? घुमाए जाएंगे। अब घुमाने के लिए चाहिए ग्रंथि। घुमाने के लिए पेट में क्या लीक होते हैं? ग्रंथि लीक होते हैं। लेकिन अभी की महिला से एकदम ज्यादा एक्टिव रहते, ज्यादा पढ़ल लिखल, उसको लगता है हमारा से कोई बेसी जानबे नहीं करता है, वो सब खा लेते हैं दवाई। वो क्या खा लेते हैं? दवाई। और दवाई खाने के बाद जब ये दवाई खा लिए तो दवाई डॉक्टर ऐसा देता है कि ज्यादा से ज्यादा ओकरो कमाई हो सके। और दवाई खा लिया एकदम, और जब टाइम आएगा उसको घूमने का तो ग्रंथि नहीं लीक होगा, तो चमड़ा नहीं फैलेंगे। और चमड़ा नहीं फैलेंगे तो अभी घूमेगा नहीं। अब घूमेगा नहीं तो खूब दर्द होगा। अब कहाँ जाने पड़ेगा? तो आप जाइएगा हॉस्पिटल में। फेनों का 50,000 कमाई हो गया। इसलिए ज्यादा होशियार बेवकूफी की निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये घूम नहीं पाएगा, लेकिन जो कभी दवा हुआ नहीं खाया होगा इस प्रोसेस में, एकदम आराम से रहे होंगे, उसका आराम से घूम जाएंगे और आराम से निकल जाएंगे। तो उसको कहते सीधा हुआ है। पहले पैर हो गया तो उसको कहते उल्टा हुआ है। और जब बाहर निकल जाते हैं तो उसका दिमाग और जो शरीर है, इसे कनेक्शन नहीं रहता है। इसको कनेक्शन जोड़ना पड़ता है ढंग से। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो रोने शुरू कर देता है। जब ये रोता है ना तो उसका कनेक्शन पकड़ लेता है। और कोई नहीं रोआ ना तो जब हॉस्पिटल में होता है तो नर्स उसको पकड़ के मारती है टांग के, छोटा रो, उल्टा पकड़ मारे एक झापट रो। जब तक नहीं रोता तब तक उसको टॉर्चर किया जाता है कि जल्दी से जल्दी रोवाना रहता है। जब ये बच्चा रोने लगा ना, मतलब ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो उसके बाद उसको उसके माँ को दे दिया जाता है। अब देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है। जब हॉस्पिटल में गया तो पेट चिरे उसको निकाल दिया जाता है। और एक और नर्स रहती है, एकदम कॉपी किताब लेके बैठा है ऐसे, एकदम लिखने के लिए कोई बज के कोई मिनट पे हुआ। इसलिए अगर आपका जन्म घर में हुआ तो आपको नहीं मालूम होगा कि कितना बज के कितना मिनट पे हुआ है, ठीक से नहीं होगा। लेकिन आपका जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ तो आपको पूरा एगो डाटा बन के देता है, कितना बज कितना मिनट, इतना हर चीज दे देता है बना के। तो वहां पे एगो लिखने के लिए बैठे रहती है। हाँ, पूरा टाइम देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, हर चीज दिख रहा है। एगो निकालते हैं, एगो टोपी धैले रहा था, एकदम टोपी। अब जब ये उसको निकाला, जब ये रोने लगा, मार के उसको रोआ देता है। जब रोने लगा तब हाँ बच्चा ठीक हो गया तो उसको उसकी माँ के गोद में धरा दिया जाता है। फटाक से ना एगो टोपी आता है, वो बच्चा को पहना दिया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जो नर्स है वहाँ पे उपस्थित, वो सभी अपना काम ठीक से किए हैं। बच्चा को निकाल कर हर चीज ठीक था, तब उसके माँ के गोद में दिया गया है। उसके बाद टोपी पहना दिया गया है। अगर अब वो बच्चा मर भी जाता है वो अपने माँ के गोद में, तो उसका जवाब ले ही दही कौन होंगे? उसके माँ होंगे, नर्स नहीं होंगे। इसलिए नर्स सब एकदम जब पूरा चीज हो जाता है, टोपी पहन लिया तब नर्स सांस लेगा, हाँ अब बच गया, अब कुछ नहीं होगा।
या तो पहले ही पता चला नर्स कुछ कर दिया, मर गए तो फिर काफी गड़बड़ा जाता है, तो दिक्कत काफी हो जाते हैं ना। अब वो भी आदमी है, भगवान थोड़ी की जादू से निकाल देंगे, कुछ भी कटा सकता है। ऐसा बहुत केस होता है कि ऑपरेशन में बच्चे को निकालने गए, जिस कारण कोई अलगे नस कटा जाता है, वो पेशाब का पाइप कटा जाता है, जिसके कारण भी आदमी का मृत्यु हो जाता है, बच्चा तो बच जाता है, माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत समस्या होते हैं, जिस कारण से ये सब दवा तो खाना ही नहीं चाहिए इससे पहले, ताकि घर ही हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। अब कोई कोई क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटी लोग सब होते हैं, जो हीरोइन सब होते हैं, वो नहीं चाहते कि अब उसके पेट में बच्चा रहते, वो पेट निकला, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने से निकलवा के दूसरे में डलवा देते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे में डलवा देते हैं। तो वो होते हैं प्रोसेस, डॉक्टर कर देते हैं, यहाँ से इसको उठा के अब दूसरे के पेट में डाल देता है। उसको मतलब जो हीरो सब होते हैं उसको ज्यादा पैसा दे देते हैं, उसको मतलब रखने के लिए हो जाता है, उसके बाद उसको ज्यादा पैसा दे देते हैं। तो जिसके पेट से जन्म लिया वो कहलाएंगे उसका सेरोगेट मदर। क्या कहलाएंगे? सेरोगेट मदर। अब जिसका था वो उसका तो अपना मदर, वो तो अपना उसका बच्चा होगा, लेकिन जिसके पेट से जन्म ले लिया प्रोसेस के फलस्वरूप जो गया उसके बाद, उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। क्या बोलते हैं? सेरोगेट मदर। यानी ये कोई महिला है, ये अपने बच्चा को अपने पेट से निकलवा के इसके पेट में भेजवा दिए, और इसके पेट से जन्म हुआ तो ये धो लिए, ये इसका बच्चा का, ये जो बच्चा हुआ इसका ये मदर हुए। ये क्या हुए? मदर मतलब माता हुए। और ये इसका कौन हुए? तो सेरोगेट गेट मदर। ये क्यों हुए? सेरोगेट मदर। तो जो जितना भी हीरोइन सब होते हैं वो किस प्रोसेस को अपनाते हैं? तो सेरोगेट मदर के प्रोसेस को अपनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बिना मतलब संभोग की क्रिया, बिना सेक्स की क्रिया किए ही बच्चा को बनाया जाता है। अब ये क्या होता है, तो समझिए, इसको मिटाते पहले। चलिए नहीं रहा है। अब क्या होता है, ये अंडाशय है, कैसे हो गया? गड़बड़ा गया लगता है। अब हुआ। अब यहाँ पे है। अब देखिए होता क्या है कि बिना सेक्स की कोई प्रोसेस किए ही लड़का का जो शुक्राणु होते हैं उसको निकाल कर और पाइप के रास्ते यहाँ तक भेज दिया जाता है, लड़की के स्पर्म यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं उसके फलस्वरूप जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। नहीं तो क्या किया जाता है, लड़की का ओवम यानी उसका जो अंडाणु है, सो अंडाणु, और उसके बाद लड़का का जो है शुक्राणु, इसको निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में धो के एक छोटा साथी होता है, डॉक्टर उसको माइक्रोस्कोप से देख के करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में डालकर तब जो निषेचन की प्रक्रिया कराया जाता है, दोनों को मिला के तब बेबी को बनाया जाते हैं। उस प्रोसेस, उसके बने प्रोसेस के बेबी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी आप लोग को पूरा समझ में आ गए होंगे। एक सेक्स मिलेंगे तो लड़की बनेंगे, स्पर्म मिलेंगे तो लड़का बनेंगे। अब क्या होता है, कुछ लोग इससे बचना चाहते हैं कि जब सेक्स होते हैं तो जो लड़के होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं यानी गर्भवती हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए कई प्रकार के अलग अलग कुछ आते हैं जिसको लगाकर मतलब संभोग करने से कोई दिक्कत नहीं होते हैं, जिसमें कॉन्डम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अलग अलग है जिसकी चर्चा अब यहाँ पे पूरा बात नहीं बोल सकते। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे, कौन ठीक है, छठा वाला इसको देखेगा, सतमा वाला देखेंगे, आठवां में तो है ही, ये नौवां देख लेंगे, कौन देख लेगा, बच्चों देख लेगा। तो जिस कारण काफी मतलब हर बात को नहीं बोलेंगे यहाँ पे। चलिए यहीं तक रहने देते हैं इस प्रोसेस को। अब हम लोग बढ़ते हैं पुरुष फूल में कैसे जनन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे फूल में जनन। देखिए पेड़ का जो जनन होता है ना वो फूल में होते हैं। किसमें होते हैं? फूल में। फूल को अगर हम बनाए यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से होते हैं ऐसे, और ये जो बीच वाला भाग है ना इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और ये जो इसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। और नीचे होते हैं इसको बोलते हैं अंकुरी। क्या बोलते हैं? अंकुरी। अंकुरी। हाँ, इसके ऊपर होते हैं हरियर वाला, इसको बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं इसको? पंखुड़ी। आप लोग अपने किताब में देखिएगा, यहाँ कोई उतना व्यवस्था थोड़ी है कि आप लोग को दिखा सके, अभी तो हम शुरू किए है यूट्यूब पे आना, तो समझिएगा बात को, किताब में देखिएगा। नीचे वाला अंकुरी होता है, ऊपर पंखुड़ी होते हैं। ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। और यहाँ पे जिसपे फूल आसन करते हैं इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन। अब
पुष्पासन के बाद जो निकल रहता है डंडा, इसको बोलते हैं वृंत। डंडा को क्या बोलते हैं? वृंत। जब कोई लड़का किसी लड़की को देते हैं तो क्या पकड़ के देते हैं? वृंत पकड़ के देते हैं। क्या पकड़ के देते हैं? वृंत। अब हम एक एक को कंसेप्ट के बारे समझते हैं, उसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसके पर हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ना। हाँ ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं पुंकेसर। सबसे पहले क्या देखते हैं? पुंकेसर। ये पुरुष वाला भाग है। ये किन वाला भाग है? पुरुष वाला। अब ये जो डांटा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं इसको? पुतंतु। डांटा को क्या बोलते हैं? पुतंतु। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये गोल गोल, इसे बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। क्या कहे जाते हैं? पराग कोश। और पराग कोश के अंदर कौन होते हैं? उसे बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं इसको? पराग कण। पराग कोश के अंदर जो कण होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या कहे जाते हैं? पराग कण। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था पुरुष के भाग। ये किसके भाग है? पुरुष का। अब देखिए अगर हम बात करें स्त्री केसर का, यानी स्त्री वाला भाग जो होता है उसके स्त्री केसर बोलते हैं। इसका भी 3 भाग है। सबसे ऊपरी जो ऊपरी वाला भाग होते हैं इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और जो बीच वाले भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका। और जो सबसे नीचे वाला इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। अब देखिए जिस तरह पुरुष में मानव में क्या हुआ था, पुरुष का जो शुक्राणु था वो मादा में मिले थे, नर से मादा में। अब यहाँ पर वही है, ये नर है यानी पुरुष है, ये स्त्री है। अब यहाँ पे देख लिए ये वो स्त्री है, कहते पुरुष है। समझ रहे हैं? मतलब एक महिला के लिए बहुत पुरुष लड़ाई कर सकता है, यही बात है यहाँ पे। और देखिए अब मानव लड़का में जो है यहाँ पे पुंकेसर में ये पराग कण जो है ना, ये आते हैं कहाँ पे? वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक आते हैं? वर्तिकाग्र तक। इस प्रोसेस को कहते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। तो परागन किसे कहते हैं? तो पराग कोश से पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। पराग कोश से पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब ये परागन जब हो जाता है ना, तो ये परागन के बाद जो पराग कण गया है यहाँ से अब नीचे उतरेंगे। यहाँ से कहाँ उतरेंगे? नीचे। इस प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। 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 क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। क्या कहे जाते हैं? निषेचन। यानी वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को, किसको पहुंचने की क्रिया? तो परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब कंसेप्ट समझिए। परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है स्वपरागन और एक होते हैं पर परागन। एक होते हैं स्वपरागन और एक होते हैं पर परागन। अब परागन हो किससे सकते हैं, किस किस से हो सकते हैं तो समझते हैं। तो ये हो सकते हैं हवा से। किसे हो सकते हैं? हवा से। जब गेहूं का धान लगता है, गेहूं जब होता है जैसे हवा ऐसे ऐसे चलता है, तो हवा चलने से क्या होता है? एक दूसरे से सब आपस में सटते हैं। आपस में जब ये सटा तो उसका जो परागकण होगा उस वर्तिकाग्र पे सट जाएगा, उसका उस पर सट जाएगा, उसका उस पर सट जाएगा, दम सब सट गया। अब उससे क्या हो जाते हैं? परागन हो जाते हैं। उसके बाद निषेचन होते हैं, जिसके फलस्वरूप गेहूं का तैयार होता है। तो गेहूं में वगैरह में किससे हो जाते हैं? हवा से हो जाते हैं। और देखिए पानी से होते हैं। और किससे होते हैं? पानी से। पानी भी बहुत भूमिका निभाते हैं परागन कराने में। अब पानी पड़ा तो उधर के चीज दहा को उधर ले जाता है, उधर के चीज को उधर कर देता है। पानी से उधर दहा जाता है, उधर से गिर जाता है, पानी के छींटियां पड़ने पर उससे उसे गिर जाते हैं। इसके प्रोसेस से भी क्या हो सकते हैं? परागन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इससे परागन हो जाते हैं। और देखिए मानव भी कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मानव। मानव क्या करते होइएगा? मानव सब जो है एकदम स्टाइल में फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए फूल पे ऐसे हाथ रख के फूल पे हाथ चलाना शुरू कर दे। तो जैसे अब ऐसे हाथ चलाना शुरू करेंगे तो बता एक फूल से दूसरे फूल ऐसे सटेंगे कि नहीं? ये जो दोनों आपस में सेमे रहते हैं, एक रहते हैं, दोनों आपस में सट जाएंगे तो क्या हो जाए? इससे भी परागन हो जाएंगे। और देखिए भौरा, जिसे मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खी भी कर देते हैं। मधुमक्खी एक फूल पे बैठेगा तो वही फूल पे बैठेगा, दौड़ के वही फूल पे बैठेगा, दौड़ के वही फूल पे बैठेगा। तो फूल पे बैठने के कारण क्या करता है? परागकण को अपने अंदर चिपका लेता है। मधुमक्खी का जो शरीर होता है ना, उस पर ज्यादा बाल होते हैं, तो अपने शरीर पे
परागकण को चपका लेते हैं, यहाँ पे वर्तिकाग्र पे लस्सा लगल रहता है, इसी लस्सा से वो सब क्या करते हैं, चूसते हैं अपना रस को और एक तरफ जमा करते हैं, उसी को बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ता में पाए जाते हैं मध। वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो फूल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूल से। अब यहाँ तक आ गया, ये लस्सा टाइप का होता है, तो इसमें क्या होता है, परागकण उसके शरीर से सट जाते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ तक होते हैं, तो इसी को बोलते हैं परागण। ये दो प्रकार के, एक पर परागण और एक स्वपरागण। अब स्व मतलब होता है अपना, पर मतलब होता है दूसरा, मतलब अपने ही फूल में, एक फूल से एक फूल में परागण हुआ उसे बोलेंगे स्वपरागण। जैसे ये फूल है, इसी फूल के परागण इसी में आ जाए, इसी स्त्री केसर के पास, इसे बोलेंगे स्वपरागण, यानी अपने फूल से हुआ। अगर बगल में कोई फूल है यहाँ पे, अब देखिए इसका जो परागकण है ये कोई लेके चल जाए, भौरा यानी मधुमक्खी लेके चल जाए इसके स्त्री केसर पे, तो दोसर से दोसर पे चल गया, तो इसको बोलेंगे पर परागण। इसे क्या बोलेंगे, पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के, दो, एक स्वपरागण और एक पर परागण। तो अच्छा कौन माना जाता है, तो पर परागण। अच्छा कौन माना जाता है, पर परागण। तो अच्छा जो पर परागण होता है, इसलिए जिस पेड़ में पर परागण जिस फूल में हुआ रहता है वो अच्छा फल बनाते हैं। वो कैसा फल बनाते हैं, अच्छा फल बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते। तो ये था परागण, निषेचन समझ गए, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं अंडाशय। यहाँ पे क्या होते हैं, अंडाशय, अंडा होते हैं। अब उधर से आए परागकण, ये दोनों आपस में मिलते हैं, बाकी सब मिलकर उसको भोजन खिलाएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, फल बनते हैं। क्या बनते हैं, जिसके फलस्वरूप फल। अब क्या होता है, अगर जो फल होते हैं उसका निर्माण अंडाशय में होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है, याद रखिए, अंडाशय में। फल का निर्माण कहाँ होते हैं, अंडाशय में। लेकिन बीज का निर्माण कहाँ होते हैं, बीज मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, बिया बोलते हैं उसको देहात में, बिया। यानी बीज का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलिएगा बीजांड में। कहाँ होते हैं, बीजांड में। बीज का निर्माण कहाँ होते हैं, बीजांड में। इसी के पास होता है, बीज का निर्माण कहाँ होते हैं, बीजांड में। और फल का निर्माण कहाँ होते हैं, अंडाशय में। अब देखिए अंडाशय में तो फल बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अंडाशय फट जाता है, ये जो स्त्री केसर फट जाता है, और ये जो फल है ना ढुलक के इसके नीचे आ जाता है। इसके नीचे होते कौन, जिसपे फूल आसन करते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, पुष्पासन पे। तो जो फल का निर्माण अंडाशय में हुआ इसको बोलते हैं शुद्ध फल। क्या बोलते हैं, उसको शुद्ध फल बोला जाता है। जिस फल का निर्माण उसको ढुलुक के आ जाए पुष्पासन में, उसको बोलते हैं अशुद्ध फल। क्या बोलते हैं उसको, अशुद्ध फल। बहुत फल अशुद्ध भी है, जैसे सेब का जो फल होता है, सेब जो खाए होइएगा, उसका निर्माण अंडाशय में नहीं होता है, उसका निर्माण कहाँ होते हैं, पुष्पासन में। इसलिए इसे क्या कहे जाते हैं, अशुद्ध फल। क्या बोलते हैं उसको, अशुद्ध फल। तो ये जो सेब है वो कैसे फल माने जाते हैं, अशुद्ध फल माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस था, सेब कैसे फल माने जाते हैं, अशुद्ध फल माने जाते हैं। अब देखिए ये निषेचन हो गया, वो फल बन गए। अब फल का अगर हम बात करें तो कई भाग होते हैं। इससे पहले इधर देखिए, ये जो फूल के हम भाग लिखे, स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुरी, पंखुड़ी, अंकुरी और पुष्पासन, ये फूल के भाग है। ये फूल के क्या है, भाग। तो फूल के कुल कितने भाग होते हैं, 5। कौन कौन, तो स्त्री केसर, पुंकेसर, पुष्पासन, कैसे बोलते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, पुष्पासन, अंकुरी, पंखुड़ी। स्त्री केसर, पुंकेसर, पुष्पासन, अंकुरी, पंखुड़ी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, और किताब में देखिएगा तो वहाँ पे चित्र बना होगा। नहीं तो अगर हमको याद आया तो वीडियो के ऊपर ही चित्र लगा देंगे, लेकिन याद नहीं आता, बहुत बड़का वीडियो हो जाता है, कौन उसको एक्सप्लेन करके देखे। इसलिए हम लोग सोचे आगे पीछे जोड़ते हैं फिर भेज देते हैं, इसलिए नहीं कर पाते, उतना टाइम लग जाएगा, उतना मतलब सिस्टम भी नहीं है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो अगर मुख्य भाग की बात करें तो पुष्पासन नहीं है, मुख्य भाग पुष्पासन नहीं है। तो फूल के मुख्य भाग कितने हैं, 4। फूल के मुख्य भाग कितने हैं, 4। कौन कौन, स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुरी, पंखुड़ी। स्त्री केसर, पुंकेसर और अंकुरी, पंखुड़ी। अब यहाँ तक हो गया। अब फल भी बन चुका है, तो फल को एक बनाते हैं। ये देखिए आम है, ये क्या है, आम। ये है बाबा आम। आम का जो सबसे बाहरी भाग होते हैं उसको बोलते हैं बाह्य भाग। क्या बोलते हैं, बाह्य भाग। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, बाह्य भाग। अब बीच वाले भाग को बोलेंगे मध्य भाग। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मध्य भाग। जो सबसे अंदर में होता है बिया, बीज, इसको बोलते हैं आंतरिक भाग। क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक भाग। क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग। तो फल के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन, बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। फल के कितने भाग होते हैं, 3। बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है मुझे
कि समझ में आ गए होंगे कि फल के 3 भाग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि कोई भी पेड़ जब जाइलम द्वारा जल को अवशोषित करते हैं तो क्या करते हैं, जल में खनिज भी उपस्थित होते हैं, सब खनिजों को पेड़ ले लेता है। लेकिन पेड़ को खनिज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब पेड़ के अंदर फल बनता है ना तो पेड़ सोचता है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अब पेड़ के अंदर जितने फालतू पदार्थ, जितने खनिज होता है ना, पेड़ के लिए फालतू होता है खनिज भी, वो क्या करते हैं, सब खनिज को सोचता है कि फल तो एक दिन गिरिए जाएगा, औकात पर से मतलब पेड़ से गिरिए जाएंगे, इसलिए सब खनिज को कहाँ भेज देते हैं, अपने फल में भेज देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं अनार खाओ तो कैल्शियम की प्राप्ति होगी, तो संतरा खाओ मैग्नीशियम होता है, तो सेब खाओ लोहा होता है। सेब में क्या होते हैं, लोहा होते हैं। सेब में क्या होते हैं, लोहा ज्यादा होते हैं। सेब में वैसे होते सब पीछे, लेकिन ज्यादा क्या होते हैं, लोहा होते हैं। और जब लोहा किसी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो लाल। इसलिए आप लोग सेब खा के एक कौरा कनी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा वो वातावरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लाल हो जाता होगा। और ये आप सब देखे होइएगा कि सेब खा के कनी देर के छोड़ दीजिए तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। या सेब पूरा खा लीजिए, उसका जो कनका बचता है ना बीच में का, उसको भी छोड़ देते तो कैसा बन जाते हैं, लाल बन जाते हैं। क्योंकि वो किससे अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीजन से उसमें के उपस्थित लोहा अभिक्रिया कर लेते हैं और वो कैसा बना देते हैं, लाल बना देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो पेड़ क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम लोग बल्ले बल्ले हो गया, सब फालतू पदार्थ को मतलब पेड़ जो अपना खनिज उनिज है सबको कहाँ भेज देते हैं, तो फल में भेज देते हैं। अब देखते हैं इसमें किताब में आपका क्या है। आपको काइक बता रहे थे आलू में, देखिए वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आलू में जो प्रोसेस हुआ है इसकी, यहाँ पे है आलू में जो आंख निकल जाता है, काइक प्रबंधन के बारे में। देखिए अमीबा में जो जनन हुआ था वो यहाँ पे है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया यहाँ है। ऐसे अलग अलग जीवों में है। देखिए सूर्याणु अंडाणु बोले ना मिलता है, वो यहाँ दिया हुआ है, चित्र में बताया हुआ है, ऐसे लिखल तो सब बात रहता है। अब फूल के भाग बना रहे थे, देखिए यहाँ पर किताबों में जम्बक रोल जैसे बना दिले हैं। फूल जो होता है आप लोग देखे होइएगा, कोई भी फूल होते हैं फूलने से पहले उसको बाहर से ढका रहता है हरियर कलर से, देखे होइएगा हरा रहता है, उसको पंखुड़ी बोलते हैं। और उस हरा के नीचे भी देखिएगा आप लोग छोटा छोटा हरा हरा ऐसे निकल रहता है, इस प्रकार से ऐसे देखिए फूल पूरा बंद रहता है हरा कलर से, इसको बोलते हैं पंखुड़ी। इसके नीचे भी देखिए ऐसा ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं अंकुरी। क्या बोलते हैं इसको, अंकुरी। और इसके नीचे जिसे ये अड़ल रहता है इसे बोलते हैं पुष्पासन। ये जो रहता है इसे वृंत बोलते हैं। इसके अंदर में होते हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर। इसके अंदर में क्या होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। और आगे चल के जब ये फूल खुलते हैं तो जो हरा वाला रहता है ये भी खुल जाता है। और ये तो पहले तो जो हरा नीचे छोटा छोटा था वो भी रहता है, इसलिए जो छोटा छोटा है उसे बोले हैं अंकुरी, और जो बड़का है उसे बोले हैं पंखुड़ी। और जो ये जो जिसपे अड़ा हुआ है यानी पुष्प जिसपे आसन किए हुए बैठे हुए उसे बोले हैं पुष्पासन, और जिसे हाथ में पकड़ते उसे वृंत। और ये बीच में है स्त्रीकेसर, आप चारों भागल से कौन है, तो पुंकेसर है। और यही जब आपस में जनन करते हैं, जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप फल बनते हैं और फल को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए पुरुष के भाग को दिया हुआ जननांग को, यहाँ पे एक साथ है पुरुष जननांग और स्त्री जननांग। जनन स्वास्थ्य बताया है, जनन से रिलेटेड कोई भी बीमारी को आप लोग छिपाइएगा नहीं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसे जितना जल्दी इलाज करा लीजिएगा उतना बेहतर होंगे, क्योंकि यह जीवन भर के लिए हो जाएंगे। अगर कुछ भी हो गया तब जीवन भर के लिए कुछ मतलब जीवन के जीने का कोई वैल्यू नहीं रहेंगे आपके लिए, आपके नजर में। इसलिए इस सबसे कुछ छुपाइएगा नहीं, आप अपना और अपने सेहत के ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना भी ख्याल रखेंगे। चलिए।